चलो बच्चों, अपने अगले पार्ट को देखते हैं और निपटाते हैं इस चीज को। इसमें सबसे पहले एक नोट लिखते हैं। ठीक है, ये नोट वास्तव में मुझे पिछली बार में ही बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से एक पॉइंट स्किप कर गया था, और वो लिथियम की प्रॉपर्टी के बारे में ही है। ठीक है, और वो क्या प्रॉपर्टी है कि लिथियम, यदि आप बाकी कोई कंपाउंड लो, जैसे आप ले लो, मान लो, एक सेकेंड, जैसे आप ले लो, अरे यार, हाँ, जैसे आप ले लो इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर CH, ठीक है, और इस पर आप सोडियम की रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर क्या करेगा, इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा, Na2 और C2 टाइप का कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, क्या होगा, यहां से ये दोनों एसिडिक H निकाल कर इसके साथ चिपक जाएगा। C इधर निगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, इधर C निगेटिव चार्ज, और इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसा इस ग्रुप में सभी कर लेंगे आराम से। यानी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लिथियम नहीं कर पाता। इस चीज को बोलते हैं ना, इस चीज को बोला जाता है इथाइनाइड। ये जो है, ये इथाइन टाइप की चीज के साथ जो कंपाउंड बना रहा है ना, ये आपका नॉट फॉर्म बाय सोडियम ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एनर्जी। एथिनाइड not formed by lithium due to its less ionization energy। इसकी चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये आपका इस टाइप की चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यदि ये नोट का पहला पॉइंट हो गया। यदि हम ग्रुप 1 के मेटल के क्लोराइड के बारे में बात करें, दूसरा पॉइंट भी यहीं लिख देता हूं। यदि हम ग्रुप 1 के मेटल क्लोराइड के बारे में बात करें, तो लिथियम क्लोराइड जो ग्रुप 1 में है, ये डीलिक्विसेंट होता है। ये आपका डीलिक्विसेंट होता है, और आपका छोटा साइज होने के कारण ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म में रहता है। ये Cl.2H2O। बाकी कोई भी क्लोराइड ग्रुप 1 में ऐसा नहीं कर पाता। बाकी कोई भी क्लोराइड, मेटल क्लोराइड ऑफ ग्रुप 1 में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस प्रोसेस को कर सकता है। हाँ, लिथियम की चूंकि डायगोनल रिलेशनशिप दूसरे के साथ होती है, इधर वालों के साथ, ये आपका इजीली एग्जिस्ट कर जाते हैं इस टाइप की फॉर्म में, जैसे MgCl2.6H2O, या कैल्शियम क्लोराइड हो गया .6H2O। ये आपका इस टाइप की चीजों में एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन ग्रुप 1 में कोई भी कंपाउंड इस तरह से हाइड्रेटेड फॉर्म में, किसी का भी क्लोराइड इस तरह से हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हैं हमारे दो पॉइंट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपको पता है। बेटा मांगे लेडीज का सर, याद है? तो उसमें मैंने बताया था कौन कौन सी चीजें ऑक्साइड बनाएंगी, कौन कौन सी चीजें सुपर ऑक्साइड बनाएंगी, कौन कौन सी चीजें पर ऑक्साइड बनाएंगी। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, इसमें मैं कुछ अगर बोलना चाहूं तो एक काम सुनो। जैसे मान लो हमने कहा हमारे पास ऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास पर ऑक्साइड है, और हमारे पास सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड बोले तो इतना, यानी यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीजन का जो चार्ज है -2, यहां पर ऑक्सीजन जो चार्ज आ रहा है -1, यहां पर ऑक्सीजन जो चार्ज आ रहा है वो -1/2। अब यदि हम
ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो लिथियम से यदि हम नीचे बढ़े, जो लॉजिक बता रहा हूं सुनना, लिथियम से यदि नीचे बढ़े तो इनमें जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो लगातार क्या करेगी? चार्ज डेंसिटी जो है सब पर एक एक यूनिट का चार्ज है, सब पर चार्ज तो एक एक यूनिट का है, तो कौन सा किसको ज्यादा अच्छी तरह से घसीटेगा ये डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पर। तो जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर अट्रैक्शन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो जो छोटा वाला है ना वो अच्छी तरह से इस खूब सारे निगेटिव चार्ज को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए ऊपर वाले जो हैं वो जनरली ऑक्साइड बनाते हैं, बीच वाले जो हैं वो जनरली परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और नीचे वाले जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहां एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, और वो चीज ये है कि सोडियम भी जो है ना वो लिटिल अमाउंट में आपका बनाता है NaO2 टाइप का कंपाउंड। सोडियम also form NaO2 in very less amount। थोड़े बहुत अमाउंट में ये चीज को भी ये जनरेट करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, अच्छा, यानी यदि हम इनमें कहीं पर भी जैसे ऑक्साइड दे दिया गया और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी हुई तो कौन सी कैसे होगी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला मैंने ऊपर भी बोला था कि कहाँ पर एनायन कैसा है इस पर डिपेंड करती है थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और इसके अंदर भी बर्न विथ एयर, एक्सेस ऑफ O2, इस टाइप की चीज़ें, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी और ये हम लोगों ने पहले निपटा डाली है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो मैं यहां पर ही बोल दूं, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिएटेड आयन कंडक्शन होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, बर्च रिडक्शन, याद आ रही चीजें? ठीक है, तो ये वाली चीज भी हम लोग ने कर रखी है, ये वाली चीज भी हम लोग ने कर रखी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर किस चीज के बारे में। मैं बात करूं रिएक्शन विथ O2, या रिएक्शन विथ O2 तो हो गया, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब H2O के साथ जो ग्रुप 1 की मेटल है या जो ग्रुप 2 की मेटल है वो कैसे रिएक्ट करनी चाहिए? तो इन मेटलों को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा है कि ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, तो इनकी मेटल्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो चाहे ग्रुप 1 की मेटल हो चाहे ग्रुप 2 की मेटल हो, इनको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। इनको बनाना चाहिए लिथियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम चीज नीचे तक होनी चाहिए, इसका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इस चीज को बाहर करना चाहिए। ग्रुप 2 में जैसा हमने बताया था आपको कि Be जो है वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा ड्यू टू क्या चीज? प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर क्या चीज मौजूद है? प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है, इस कारण से यहां पर कोई चीज नहीं होने वाली ऑक्साइड की। ठीक है, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म का होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। Mg के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन Mg को पाउडर्ड फॉर्म में लिए बिना यदि आप स्टीम से रिएक्शन करवा दो, रिएक्ट विथ
स्टीम। तो ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही चीज सेम चीज होती चली जाती है नीचे की तरफ, हाइड्रोक्साइड बनेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये जो दोनों जगह हमने रिएक्शन पढ़ी, इन रिएक्शन में हो क्या रहा है, मेटल H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, M प्लस में जा रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और सामने वाले से H2 को रिड्यूस करवा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस यहां पर हो रही, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। और यदि हम लिथियम, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम टॉप पर है, बाकी एलिमेंट्स नीचे हैं। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, जो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी कर रहा है, उसका यदि हम नॉर्मल सेंस में सोचें तो ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लिथियम का ज्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है उसको डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट क्या लफड़ा है, यहां हम जब ऑब्जर्वेशन हमने देखा, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन पाया, हमने ये पाया कि लिथियम जो है ना, ये आपका बिल्कुल आराम से स्लोली रिएक्ट कर रहा है। लिथियम ने तो बिल्कुल स्लोली रिएक्ट करा, आराम आराम से। ठीक है, सोडियम पर गए, थोड़ा सा रिएक्शन बढ़ी पानी में डालने में धुम से, नीचे बढ़ने पर तो यहां पर तो बुम हो गया बिल्कुल, तुड़ुम। मतलब यहां जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर आ रही है, उसका ऑर्डर हम यदि दिमाग लगा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बट ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं कि ये बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं, रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। मतलब जो ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर आ रहा है ये, लिथियम कम रिएक्टिव है और ये बुम है, यहां दड़ाम हो जाएगा, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बात से दिया जाता है कि यदि आप लिथियम वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था, इस ग्रुप में मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था फॉर मेल्टिंग पॉइंट, और वो मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या कहा था, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता जाएगा, ये बोला था। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर यहां पर डिक्रीज क्यों कर रहा है। देखो, मेटल के अंदर जो फोर्सेस हैं, वो आपका लगते हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा स्ट्रांग है। सुनते चलो मेरी बात, मेटल के अंदर किसमें अच्छे फोर्स लगते हैं, ये हम लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि किसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें स्ट्रांग है। इसका पता इससे चलता है कि भाई किसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अब यहां पर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर मेल्टिंग का आइडिया इनमें कैसे लगेगा, तो मेल्टिंग का आइडिया इनमें लगेगा साइज से। जिसका साइज छोटू छोटू है वो आपका लैटिस में आराम से पैक होंगे, जिसका साइज कम होगा वो लैटिस में आराम से पैक होंगे, और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रुप वन में टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये लिथियम जो है छोटू छोटू से,
ये आपका लैटिस में क्लोजली पैक हो जाएंगे। अब अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप नीचे वाली मेटल को, यानी इस वाली मेटल को उठाकर पानी में डाल रहे हैं, तो ये पानी में मिलते ही यहां पर ये मेटल मेल्ट हो जाती है। ये मेटल जो नीचे वाली है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और इस रिएक्शन के दौरान निकलने वाली एनर्जी के कारण ये मेल्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये मेल्ट होते हैं, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना रिएक्शन का रेट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर जैसे ही ये मेल्ट किया तो वो एरिया जहां पर वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, वो एरिया बढ़ जाएगा, जिस कारण से नीचे वाली जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन तेजी से होगी। जबकि ऊपर वाला इस तरह से मेल्ट नहीं करता, इस कारण से उसके अंदर रिएक्शन जो है वो स्लो स्पीड से होती है। तो यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। और सेम तरीके से यहां तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जब आप नीचे जाओगे ये तो कुछ नहीं, ये भी अभी कुछ नहीं, और नीचे जाओगे तो ये वाली चीजें आपका रिएक्ट करने लग जाएंगी वाटर के साथ, बनाएंगी हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। बेसिक नेचर के बारे में यदि बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन निकालना या OH निकालना लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बेसिक नेचर भी टॉप टू बॉटम आने पर दोनों जगहों पर इंक्रीज करता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ क्या, वाटर। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन के बारे में। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ, इसको जरा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऐसे होगी कि ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में दोनों ही क्या बनाएंगे, मेटल का हाइड्राइड। बोथ केस में जब मेटल इन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये फॉर्म करेंगे क्या, मेटल का हाइड्राइड। ठीक है। अब इन मेटल के हाइड्राइड की क्या प्रॉपर्टी है ये आपको पता है। जब आप इनमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्राइड जो है H- जो है वो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो वहां से कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ठीक है। तो इसमें ग्रुप 1 में सभी के सभी ये कहते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में यदि बात करें हम, तो छोटू छोटू के साथ ज्यादा स्टेबल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पर इन हाइड्राइड की जो होगी वो लगातार डिक्रीज करती जाएगी। ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में बी फिर नौटंकी करता है। ये आपका ऐसे डायरेक्टली हाइड्राइड नहीं बनाता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लोराइड बनाकर लाओ, क्लोराइड बनाकर लाओ और उसको रिड्यूस करवाओ, LiAlH4, इसका रिडक्शन कराओ। ठीक है। क्या हो जाएगा, एच एच भेड़ते जाओ, Cl निकालते जाओ, तो ये बना देगा AlCl3। एक तो ये कंपाउंड बना देगा, एक बना देगा BeH2, इस टाइप का कंपाउंड बना देगा। BH2 के अंदर क्या ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या ये पॉलीमर बनाएगा, इसके बारे में बताओ कि क्या ये पॉलीमर फॉर्म करेगा। इसमें आपको बताना है कि क्या ये पॉलीमर फॉर्म करेगा, और यदि ये पॉलीमर बनाएगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस दो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ये बना, ये बना, और क्या चीज हुई, BH2 और LiCl, इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बनेगा आपका LiCl।
तो ये थोड़ा नौटंकी करता है, इसको आपको लेकर अलग से आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन में मुझे कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बतानी है, और ये है रिएक्शन विथ हेलोजन X2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, X2 के साथ जो रिएक्शन है, यहाँ पर भी ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले जो हैं वो X2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेटल का हैलाइड। ये आपके फॉर्म करेंगे मेटल के हैलाइड। हैलाइड का फॉर्मेशन होगा यदि इनके साथ रिएक्शन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि यदि हम ग्रुप 1 में बात करें, ग्रुप 1 में बात करें तो इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन ये एनसीईआरटी में लिखी गई है कि किसके अंदर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसके अंदर रिलीज एनर्जी या किसके फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होगी। रिलीज एनर्जी के बारे में, या रिलीज एनर्जी कह दो, या डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर दो, बात देखिए। ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, कौन सा हैलाइड फॉर्म हो रहा होगा तो रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सा हैलाइड फॉर्म हो रहा होगा तो रिलीज्ड एनर्जी कम होगी। इनको हम दो पार्ट में लिखेंगे। एक है हम डिस्कशन करेंगे फ्लोराइड के बारे में, ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होने के कारण इसमें सारा दारोमदार जाएगा कि रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। इसका प्रिडिक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी, इसको बताने का काम लैटिस एनर्जी करेगी। ठीक है, और जिनमें साइज बड़ा होगा, जिनमें साइज बड़ा होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या H माइनस हाइड्राइड, इसका भी साइज बड़ा होता है बच्चों, हाइड्राइड। ठीक है, इनका जो प्रिडिक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक में रिलीज्ड एनर्जी का पता चलेगा लैटिस एनर्जी से, और एक में पता चलेगा आयनाइजेशन एनर्जी। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं इसको बताऊंगा आपको जरा सा। जैसे मान लो मेटल, ठीक है, और इस मेटल की रिएक्शन हुई हमारी एक्स के साथ, ठीक है, X2 के साथ, और इसने मेटल का बनाया हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां हम क्या कह रहे हैं, मेटल हमारे पास अलग अलग हैं। एक बार क्या हुआ, M आया और इससे बना प्लस। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन हुई X-2 के साथ, कॉम्प्लिकेशन नहीं रखते हैं ज्यादा। इसने रिएक्शन करी किसके साथ, X- के साथ, और दोनों ने एक साथ कंबाइन होकर इस कंपाउंड को बनाया। ठीक है, तो जब इसका साइज छोटा है, जब इसका साइज छोटा है तो हम प्रिडिक्शन यहां से ले रहे हैं कि भाई किसके अंदर लैटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी, किसके अंदर कम निकलेगी। इसके हिसाब से हम बताएंगे कि किसके अंदर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जब साइज हमारा बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो हम प्रिडिक्शन यहां से लेंगे कि कहां पर इसको आयनाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। ज्यादा एनर्जी जहां देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है वहां पर रिलीज्ड एनर्जी कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में आपने यदि यहां ज्यादा दी तो बाद में कम मिल रही होगी, यहां ज्यादा मिल गई तो बाद में ज्यादा मिल रही होगी, क्योंकि यहां से यहां आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और यहां आपको मिल रही है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन ने बॉर नेबर साइकिल में ऐसा बहुत कुछ कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यदि मैं लेता हूं लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का फ्लोराइड से हम आगे चलते हैं और सीजियम के फ्लोराइड पर पहुंचते हैं।
तो इनमें रिलीज्ड एनर्जी किसमें ज्यादा है? तो ये साइज छोटा है, यानी रिलीज्ड एनर्जी का पता चलेगा लैटिस एनर्जी से। तो रिलीज्ड एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में यदि बात करें तो वो LIF के केस में कैसी होगी? ज्यादा होगी। और CSF के केस में कैसी होगी? बेकार होगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसमें ये कर दूं, इधर मैं बाकी कोई कंपाउंड ले लूं, जैसे LiCl ले लूं, ब्लैक से ही लूंगा। जैसे मैं यहां ले लूं LiCl, और अब की आगे चलता जाऊं और CHCl, और मुझे इसमें कोई पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि अब रिलीज्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो मैं तुरंत सोचूंगा F नहीं है। F नहीं है, इसके मतलब इसमें जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इन मेटल के आयन कितनी एनर्जी देने पर बने। तो नीचे आ रहा है, ये इजीली आयनाइज हो जाएगा, यानी इसके अंदर दी गई आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जब ये फॉर्म होगा तो रिलीज्ड एनर्जी इस केस में कैसी मिल रही होगी? ज्यादा मिल रही होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट किस चीज का? रिलीज्ड एनर्जी का या इनके हाइड्राइड के फॉर्मेशन का। अब बी इसके अंदर फिर से लफड़ा करता है, बाकी सब तो बना लेते हैं, बी फिर से यहां लफड़ा करता है। या मैं नोट के 2 पॉइंट लिखूंगा। बी फिर से यहां लफड़ा करता है। क्या लफड़ा करता है? वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता। तो सर यदि बी हाइलाइट से डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता तो हमने ऊपर हाइड्राइड बनाने में इसका यूज क्यों, कैसे कर लिया? उसके लिए एक जुगत लगाते हैं अपन। ये बात समझ में? कि यदि बी हाइड्राइड से भी डायरेक्टली हाइलाइट से भी डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता तो हमने ये यहां क्यों यूज कर लिया? तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर BO जो ऑक्साइड की लेयर थी उसके साथ कोक की रिएक्शन कराते हैं विथ क्लोरीन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां ये इसको उड़ा लेगा जो प्रोटेक्टिव लेयर है और बन जाएगा क्या? BeCl2। फिर आप आराम से ऊपर वाली रिएक्शन करा लो चाहे ये वाली रिएक्शन करा लो। ठीक है, फ्लोराइड बनाने के लिए एक अच्छा मेथड दिया गया है और वो है अमोनियम का ये कंपाउंड BF4। इसकी हीटिंग से आपको मिल जाएगा BF2 और अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट लिख देते हैं, अदर प्रोडक्ट। ये फ्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड है। इसके बाई प्रोडक्ट जो है वो स्केप आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हैलोजन की नौटंकी से निजात पाने का तरीका है। ये रिएक्शन एक्सटेंड करी जा सकती है, ऐसा ही आप रिएक्शन करवा सकते हो यदि आपको एल्युमिनियम को क्लोराइड चिपकाना है या बोरॉन को क्लोराइड चिपकाना है। सेम तरीके से इस पर रिएक्शन करा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इसको लेके चला गया, इसमें भी लेके चला गया होगा और बना देगा AlCl3 और BCl3, इस टाइप का कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पर सबसे पहले जो एक चीज है उसको मैंने कहा नोट के 2 पॉइंट लिखूंगा ना, एक नोट का अगला पॉइंट, नोट 2। नोट का अगला पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। इन हाइलाइट्स के अंदर यदि मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो देखो बच्चों, उसका ऑर्डर लिखने से क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। हम इस तरह से ऑर्डर बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, जहां सेम आ रहा है ना वहीं प्रेफर करते। अदरवाइज ग्राफ ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, उससे चीजें ध्यान बनी रहती हैं। 3 ग्राफ, ठीक है। 3 ग्राफ में जो पहला ग्राफ है मेरा वो है, ये ग्राफ ग्रुप 1 के बारे में है। पहला वाला जो ग्राफ है वो है ग्रुप 1 क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ठीक है, ये वाला ग्राफ है, एक काम करते पहले पहले हम लिखते हैं ग्रुप 1 फ्लोराइड।
ठीक है, लास्ट में आयोडाइड। तो ये है पहला वाला जो है ग्रुप 1 के फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, ये जो हम बनाएंगे वो ग्रुप 1 के फ्लोराइड के बाद क्लोराइड और ब्रोमाइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां बताएंगे। और ये जो तीसरा है वो ग्रुप 1 के आयोडाइड के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले फ्लोराइड वाले में कैसे ध्यान रखना है, ये ऐसे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे और ये नीचे और ये नीचे, यानी LiF, ठीक है, NaF, KF, RbF और CSF, ये ऐसा। ठीक है, अब यहां से जो मैं आगे अब प्रोसेस करना चालू कर रहा हूं, उनमें आपको ग्राफ क्या करना है पता है, आपको ग्राफ को बस खींचना है, यहां से खींचने मतलब यहां से एलिमेंट्स को खींचना है। ग्राफ का नेचर ऐसा ही कि ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहां से आपको ग्राफ के एलिमेंट्स को खींचना है इस साइड की तरफ। तो फ्लोराइड के केस में ऐसा हुआ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर ये चीज कैसे थी, इससे नीचे थी। ठीक है, अब क्लोराइड और ब्रोमाइड में देखना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, फिर ये मैं ऐसा कर देता हूं और इधर आ जाता हूं। मतलब यहां है लिथियम का क्लोराइड, यहां है सोडियम का क्लोराइड, यहां पर है ऊपर आ गया ये वाला KCl, और ये वाला भी इससे ऊपर सरक आया, इस वाले से ये वाला भी ऊपर चला गया, यानी ये RbCl और ये लास्ट में CSCl, ये वाला घसीट लिया गया और ऊपर आ गया। आयोडीन में ये प्रोसेस और एक्सटेंड कर गई, और एक्सटेंड करके अब की क्या हुआ, यहां है ये Li वाला, ठीक है, घसीट लिया गया, ये है ऐसा, ये है ऐसा, फिर से ऐसा ही ग्राफ। अब की क्या है, LiI, फिर ये घसीट के ये Na वाले भी इधर आ गए, NaI, KI, इधर आया RbI, ये इससे नीचे है Na से, और इधर आया CSI, ये इससे नीचे है, ये अभी भी वैसा ही है। समझ में आया? तो ये आपका लगातार, बस आप इसको ऐसे एक बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कि ये इधर घसीटते चले जाओ। ठीक, अच्छा, अब यदि हम इसी में ये पहला पॉइंट कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट, यदि ग्रुप 2 में हम हाइलाइड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में कोई लफड़ा नहीं है। यदि आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लेते हो ना, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। बस क्या याद रखना है, जब आप फ्लोराइड के बारे में हो तो BF2 और BAF2 में ऑर्डर ऐसा चलेगा, पहला ये, फिर नीचे आ जाओ और यहां खत्म कर दो। जैसा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ते थे ना, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ऊपर कर दो, फिर नीचे से अपोजिट चालू हो जाओ। तो ये हैलोजन के साथ रिएक्शन और हैलोजन के साथ होने वाली जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन है उसके बारे में। BeCl2 का स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, 1200 से पहले क्या होता है मोनोमर, 1200 से नीचे क्या होता है डाइमर, उसके बाद किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका 1200 से ऊपर
1200 केल्विन से ऊपर कैसा है, मोनोमर। बताया है वैसे वहां पर, लेकिन पता नहीं, मुझे भी इतना याद नहीं। 1200 पर ये क्या है, 1200 केल्विन से नीचे क्या है, ये आपका डाइमर है और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर की फॉर्म में। मैंने बताया है एक बॉन्डिंग के वक्त, ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं और इसके अंदर हम बात करते हैं यहां पर कुछ कंपाउंड्स के बारे में, जैसे NaOH। अब इसकी प्रॉपर्टी सब पढ़ी हुई है आप लोगों ने, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी, जैसे एक चीज और यहां मैं इसके बारे में और बोल दूं कि कौन सी बाकी बी कैसा है, बी आपका एम्फोट्रिक नेचर का है, ठीक है ना, रिएक्ट कर जाएगा एसिड बेस के साथ। बी कैसा है, एम्फोट्रिक नेचर का है, तो बी आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यानी जैसे हमने कहा कि आपने बनाया कहीं पर, इसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, यहां लिख देता हूं, इसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करके एयर के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बना देगा ये, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बना देगा, ये बना देगा BOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर ये आपका एल्कली के साथ भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि एम्फोट्रिक नेचर का है, BOH का होल ट्वाइस। तो ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। याद आ रहा है, BOH का होल 4 डब्बे के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, ये +2 रखना है, तो यहाँ +2 कर देते हैं, +2 नहीं -2, -2 ना, हाँ -2 कर देते हैं, इधर -2 कर देते हैं। यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, BeCl2.2H2O ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Be4O4OH है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक OH यहाँ लगा दिया हमने, OH का होल 4, तो OH का होल 4 लिखा हमने, और बाहर मैं इसको Cl से सेटिस्फाई करवा दूं, Cl2। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि 4 OH हैं, 4 OH हैं इसके पास। तो इसको मैं ऐसे किस तरह से अरेंज कर सकता हूं, हाइड्रेटेड फॉर्म में या ऐसे, BeCl2.2H2O, इसमें H2O जो है वो 4 OH हैं, ठीक है। यदि 2 कर दें तो 2 वाले में इससे बात नहीं बनेगी, ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। BeCl2 एक्वस लिख दो, ठीक है। तो ये एसिड और बेस कुल मिला के ये एम्फोट्रिक होता है, तो ये चीज भी आपने पहले पढ़ रखी है, तो इसमें आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड और कोई चीज ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा NaOH। अब NaOH जो है वो कई सारी चीजों के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। हैलोजन जो नॉन मेटल होती हैं, पी को ले जाता है, हाइलाइड को ले जाता है, सल्फर को ले जाता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो उन रिएक्शन की चर्चा तो अपन पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ इसके फॉर्मेशन की। तो यदि हम ले लें NaOH बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं मोल्टेन NaCl पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यदि हम मोल्टेन NaCl ले लें तो मोल्टेन NaCl में तो OH है ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा, तब तो सोडियम बन जाएगी और एक से एक गैस बाहर निकल जाएगी। NaH बनाने के लिए हम एक प्रोसेस कर सकते हैं कि NaCl ले लें एक्वस फॉर्म का, ये आपका टूट रहा है Na प्लस Cl माइनस, प्लस लिमिटेड अमाउंट में लिया गया H और OH माइनस, ये उड़ रहा है। इन दोनों से क्या उड़ेगा, H प्लस, इन दोनों से क्या उड़ेगा Cl माइनस, ये हट गया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से।
यानी इस कंटेनर में बनने लग जाएगा क्या, NaOH। ठीक है, यहां फॉर्मेशन होने लग जाएगा NaOH का। NaOH का फॉर्मेशन होगा यानी OH बढ़ रहा है, H प्लस कम हो रहा है, H प्लस कम हो रहा है यानी pH जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, pH जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा, कंटेनर में बेस आता जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब लेकिन यहां एक लफड़ा था, ये भी मैंने बोला था शायद आपसे कि यहां पर जो NaOH बन रहा है और इधर से ही कौन सी गैस बाहर निकल रही है, क्लोरीन गैस। तो ये भी हो सकता है कि ये क्लोरीन गैस और NaOH आपस में रिएक्ट कर जाएं और यहां पर डिस्प्रपोर्शन हो जाए, जिससे वापस क्या बन जाएगा, Cl2 यदि NaOH के साथ रिएक्शन करे तो कहां कहां पर चली जाएगी, एक -1 में और एक कहां पर +1 में, यदि कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करें तो -1 में जाने का मतलब यहां क्या बन जाएगा, वापस बन जाएगा NaCl। इसीलिए यहां हम यूज करते हैं एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं कास्टनर किल्नर प्रोसेस। यहां पर हम यूज करते हैं कास्टनर किल्नर प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज करते हैं और इससे हम NaOH मिला बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक मरकरी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। यहां तो हम वैसे ही इलेक्ट्रोड लेते हैं ग्रेफाइट के ही। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो हम एनोड लेते हैं, सॉरी कैथोड, कैथोड मतलब जहां कैटायन आते हैं, जो कैथोड लेते हैं वो हम लेते हैं किसका, मरकरी का। तो होता क्या है, होता ये है कि जो कैथोड है ना, मरकरी जो इलेक्ट्रोड है, ये आपका जब इसको दो उपाय मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं कि ये H प्लस को न्यूट्रलाइज कराए या Na+ को न्यूट्रलाइज कराए, तो बच्चों ये इन दोनों में चुनता है किस चीज को, इसको। ये एक बहुत खास बात है इस प्रोसेस की। तो ये आपका न्यूट्रलाइज करवाता है इसको, इसके न्यूट्रलाइजेशन से वो बनाता है यहां एमेल्गम, ये बनता है NaHg एमेल्गम। इसको हम वाटर से ट्रीट करवाते हैं और हीट कर देते हैं। हमें पता है जमाना कदरदान होगा, ये आराम से उड़ जाएगा और इसकी हीटिंग से बनेगा NaOH, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में बन जाएगा मरकरी, हमको मिल जाएगा। तो NaOH बनाने का ये जो प्रोसेस है, इसमें ये वाली दिक्कतें नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इस प्रोसेस से, तो पूछेंगे कि कास्टनर किल्नर प्रोसेस के दौरान इस कंटेनर का pH कितना होगा, तो बच्चों याद रखिएगा वो 7 बना रहेगा, क्योंकि यहां कोई NaOH फॉर्म नहीं हो रहा है, Na चला गया अलग और उसको तो आपने अलग निकाल कर पानी मिलाकर इस प्रोसेस को करवाया है। ये बात समझ में आ गई। NaH, अब ये कंपाउंड्स जो है वहां पर उसके बारे में बता रहा हूं। अब CaCO3 के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तो पता है कि उसको हीट करने पर CaO बनेगी, CO2 बनेगी। ठीक, अच्छा अगला जो कंपाउंड है जो है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो हमारे पास है क्या क्या, रॉ मटेरियल में हमारे पास लिया जाता है अमोनिया,
कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारा पानी अपने पास है ही, और NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन कह दो। ये चीज प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट होता है, इस प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है कैल्शियम का क्लोराइड। अब लगता है यार ये कैल्शियम का क्लोराइड कहाँ से आ गया बाई प्रोडक्ट, ये तो ऊपर है ही नहीं, रॉ मटेरियल जो लिया गया वो ये है, तो बाई प्रोडक्ट ये कैसे बन रहा है। ठीक है, आसान सा है, समझो जरा से इसको बच्चों। देखिए ऐसा, वॉशिंग सोडा में हम करते क्या है, हम अमोनिया लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली और H2O लिया, इनकी एक्सेस अमोनिया के साथ पास करी। जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई तो कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट, एक्सेस में पास कर दी तो ये बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर ब्राइन रिएक्ट करता है NaCl और इससे बनाता है ये दो चीजों को, एक तो ये बनाता है NaHCO3 को और दूसरा ये बनाता है NH4Cl को, NaHCO3 NH4Cl। ठीक है, अब पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है और इसमें हमें क्या करना है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देनी, तो हम एक काम करते हैं, हम एक अलग से प्लांट लगाते हैं। ठीक है, उस अलग से प्लांट में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। ठीक है, इसकी हीटिंग से बनता है हमारा कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको तो हम पहुंचा देते हैं ओरिजिनल वाली जगह पर, इसको तो अपन पहुंचा देते हैं ओरिजिनल वाली जगह पर। ठीक है, और जो कैल्शियम का ऑक्साइड है उसमें हम ऐड करते हैं वाटर। तो कैल्शियम के ऑक्साइड पर यदि आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, इससे फॉर्म होगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। और ये इस पर यदि आप वाटर ऐड कर दें, मैं इसको अलग से बता रहा हूं कि यदि इस पर आप वाटर ऐड कर दें तो इससे बनेगा क्या, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जब भी कभी कभी अमोनिया सॉल्ट किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो अमोनिया गैस बाहर निकालता है। तो जब बेस की रिएक्शन अमोनिया सॉल्ट से होगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से आपका बनेगा अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस को भी हम वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, बच क्या गया, कैल्शियम का क्लोराइड। तो ये है बाई प्रोडक्ट, ये जो हमारा बना कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैसा होता है, ये आपका यदि आप याद करो तो ये लेस सॉल्युबल होता है। ये आपका, मैंने बाई कार्बोनेट अभी इससे पिछले वाले एपिसोड में बोला था कि आपका लेस सॉल्युबल होता है, कम सॉल्युबल होता है। जो चीज कम सॉल्युबल होगी वो इजीली प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगी। ठीक है, ये कम सॉल्युबल होता है, इसको आप अलग ले जाते हो। ठीक है, इसको आप अलग ले जाते हो, चाहो तो यहीं से क्रिस्टलाइज कर लो या इसको आप जो काम करना चाहो, जैसे इसको आप अलग ले गए, चाहो तो इसको आप हीट कर लो, ये अलग हो गया, इसको चाहो तो आप हीट कर लो फिर कूल कर लो। पहले इसको हीट कर लेते हैं,
तो इसको हीट करने पे क्या है, कार्बोनेट जब हीट होते हैं तो क्या बनाएंगे, कार्बोनेट की हीटिंग से क्या बनेगा, सॉरी बाइकार्बोनेट की हीटिंग से क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई थी, हीट करने पर रीअपियर हो जा रही है। याद आया वो चीज? ठीक है। इसके बाद इसको आप कूल कर लीजिए। जब आप इसको कूल कर लेंगे तो इससे आपका बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है। इस प्रोसेस से आपके HCO3 नहीं बना सकते क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी यहां पर सपोर्ट नहीं करेगी, वो हाईली सॉल्युबल होता है क्योंकि उसके अंदर मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए आप Na K2CO3 को इस चीज से या NaHCO3 को आप इस मेथड से बना नहीं सकते। जैसे इसको अलग कर लिया, ये भी तो बन गया ना, NaHCO3 ये भी तो बन गया, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जो इस चीज को मैं यहां और लिख देता हूं कि ये जो NaHCO3 है ये आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक है और फायर एक्सटिंग्विशर है। SHER, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको आप हीट करो, इसको यदि आप हीट करो 373 केल्विन पर, तो इससे 9 वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाते हैं। और यदि नहीं मानो आप, इससे और ज्यादा 373 से और ज्यादा हीट करो तो सारे वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाते हैं और ये बन जाता है Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक है, ये हो गया अपना वॉशिंग सोडा और इससे रिलेटेड कहानी। अच्छा, मैंने आपको जिप्सम वाली चीज बता दी थी, हीटिंग के बाद वो डेड प्लास्टर का बनना, वो वाली चीज बता दी थी मैंने। चलो मैं कुछ चीजें यहां पर सॉल्युबिलिटी के बारे में बोल देता हूं। सॉल्युबिलिटी, देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करी जाती है, तो जनरली सॉल्युबिलिटी decreases as we move top to bottom। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे आप रखोगे तो इससे आपको एक्सेप्शन भी कम ही थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जनरली सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, बट बट यदि एल्कली मेटल है, यदि मेटल है तो इनमें इंक्रीज करती है। ठीक है ना, ये जनरल वाला हर जगह लगाना, इनमें नहीं लगाना है। क्या क्या, F-O-2 आसान वाले हैं बच्चों, ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड, इनमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये एल्कली मेटल के लिए बोल दिया और ये मैंने एल्कली अर्थ मेटल के लिए बोल दिया। इनमें कहा, इनमें बाकी सब में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किन में ऐसा नहीं होगा, ऊपर वाले 4 कॉमन ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक 3 कॉमन ले लो, एक अलग से ले लो, ऑक्सिलेट। समझ में? जैसे जैसे मैंने यहां लिख दिया कि मैं यहां लिख लेता हूं NO3 माइनस
I माइनस F माइनस O माइनस 2 OH माइनस SO4 माइनस 2। ठीक है, कार्बोनेट लिख लो, ऑक्सिलेट लिख लो, जो भी मर्जी आ रही तुम्हें, फॉस्फेट लिख लो, थायोसल्फेट लिख लो, सल्फाइट लिख लो, क्रोमेट लिख लो, डाइक्रोमेट लिख लो, बाइकार्बोनेट लिख लो। ठीक है, किसी की भी सॉल्युबिलिटी अब आपको बतानी हो तो आप कैसे, ये फर्स्ट ए नहीं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब इनमें कैसे करना है आपको। अब इनमें जैसे ये है, पहले वाले में सॉल्युबिलिटी क्या, सभी में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ये क्या ऊपर वाले में है? नहीं। मतलब यहां पर क्या करेगी सॉल्युबिलिटी, इसमें डिक्रीज करेगी। क्या ये नीचे वाले में है? नहीं, इसमें भी डिक्रीज करेगी। आई माइनस क्या ऊपर वाले में है? नहीं, डिक्रीज करेगी। आई माइनस क्या नीचे वाले में है? नहीं, डिक्रीज करेगी। एफ माइनस क्या ऊपर वाले में है, इंक्रीज करेगी। एफ माइनस क्या ऊपर वाले में है? हाँ है, सॉरी नीचे वाले में है, हाँ है, इंक्रीज करेगी। ओ माइनस दोनों में है, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। ओ एच माइनस दोनों में है, सॉरी ओ एच माइनस वाले केस में यदि हम बात करें तो ऊपर ओ एच माइनस वाला केस जो है तो ऊपर वाले में भी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगी और यहां पर भी, सॉरी ऊपर वाले में भी इंक्रीज करेगी। एक सेकेंड, ऊपर वाले में भी इंक्रीज करेगी और इधर वाले में भी इंक्रीज करेगी। सही बोला ना मैं, जैसा OH वाला है दोनों में ही है। ये सल्फेट वाले में ऊपर वाले में क्या होगा, इंक्रीज करेगी फर्स्ट वाले में, नीचे वाले में डिक्रीज करेगी। कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, ऊपर में है तो इंक्रीज करेगी, इधर वाले में नहीं है डिक्रीज करेगी, इधर वाले में डिक्रीज करेगी क्योंकि इस वाले में नहीं है, इस वाले में है तो इंक्रीज करेगी, दोनों में नहीं है तो डिक्रीज करेगी। अरे आ रही बात सुनिए, दोनों में नहीं है डिक्रीज करेगी, एक में है, इसमें है तो इसमें इंक्रीज करेगी, इसमें नहीं है तो इसमें डिक्रीज करेगी। दोनों में नहीं है, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। एक में है, इसमें इंक्रीज करेगी, इसमें डिक्रीज करेगी। लो, ठीक है। अब ये पूरी तरह से मजेदार तब हो जाएगा जब एक चीज आप इसमें ध्यान रखोगे कि बी के सॉल्ट जो होते हैं, बी के सॉल्ट को वरदान मिला हुआ है। ये मुकुट लगाकर आए हुए हैं। कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर बी का सॉल्ट है और आप उसकी सॉल्युबिलिटी लिख रहे हो और वो सबसे ज्यादा ना हो तो आप उसको सबसे ज्यादा कर देना, बशर्ते बशर्ते वो बी का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। इस सॉल्ट को आपको वरदान मिला है, इसकी सॉल्युबिलिटी को आपको सबसे ज्यादा कर देना है क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का है। हाइड्रेशन एनर्जी भयंकर ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है कंपाउंड की। तो अगर बी का कोई सॉल्ट है ना तो उसको आप सबसे ज्यादा सॉल्युबल कर देना। लेकिन अगर OH O-2 है और OH माइनस है तो जैसा आप पहले सोच रहे थे ना वैसा ही सोचना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये वरदान काम नहीं करता। जो बी को वरदान मिला है ना, ये वरदान दाना, दाने दोबारा, वरदान काम नहीं करता। मतलब
जैसे हमने कहा ग्रुप टू के आप ऑक्सिलेट लिख दो, ग्रुप टू के ऑक्सिलेट लिख दो। तो ग्रुप टू के ऑक्सिलेट में होता क्या है, ग्रुप टू के ऑक्सिलेट में यदि हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होना चाहिए, ये इस टाइप का ऑर्डर आना चाहिए। इस टाइप का ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सिलेट यहां पर हैं तो डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होना क्या चाहिए था ये, लेकिन चूंकि इसको वरदान मिला हुआ है, हम इसको सबसे ज्यादा कह देंगे। जैसे आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था ना, कि इसका सबसे कम है, इसको उठाकर सबसे ज्यादा कर दो, यानी BeC2O4, ये आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो कहीं पर भी ये अगर ना हो और बी का सॉल्ट है, तो उस जगह पर आप ये ब्रह्मास्त्र चला दो। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सबके ये है BeCrO4 MgCrO4, इस टाइप के कंपाउंड हैं, लास्ट में BaCrO4। ठीक है, अब इनकी सॉल्युबिलिटी यदि हम ग्रुप टू में जाएं तो डिक्रीज करेगी। तो यहां पर अब ब्रह्मास्त्र चलाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर तो इसकी ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ब्रह्मास्त्र चलाने की कोई जरूरत है इन केस में। इसके अलावा केस जो हैं जिसमें ज्यादा हो गया, उसमें क्या ब्रह्मास्त्र चलाने, इसमें तो ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर जैसे आप नॉर्मली निकालते हैं उस तरह से निकालिए, क्योंकि यहां वरदान काम नहीं करता। अच्छा, जैसे मैं एक चीज और बोल दूं, जैसे मैंने कहा कि BeSO4, अब इनमें यदि हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, यहां से चालू होते जा रहे हैं BaSO4 इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड वाले में है, सेकेंड वाले में टॉप टू बॉटम आने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी क्या कुछ चलाने की जरूरत है, नहीं चलाने की जरूरत है, ये ऑलरेडी ज्यादा है। अब यदा कदा इसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि यहां से यहां बढ़ते हुए, यानी टॉप टू बॉटम जाते हुए किस चीज में ज्यादा डिक्रीमेंट है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में आपसे कंपेयर कराते हैं। तो बच्चों जरा सोचो, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से घटी या लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से घटी तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से घट गई, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से घट गई तो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीमेंट, क्योंकि दोनों ही घटती हैं, क्योंकि साइज आपका लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लैटिस भी घट रही है, दोनों के बीच की लैटिस भी घट रही है और हाइड्रेशन भी घट रही है। ये ज्यादा सॉल्युबल है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर लैटिस में डिक्रीमेंट ज्यादा हो गया होगा और हाइड्रेशन में डिक्रीमेंट कम हुआ होगा। मतलब हाइड्रेशन इसमें डिक्रीमेंट जो हुआ होगा वो कम हुआ होगा, मतलब ओवरऑल प्रोसेस टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन ज्यादा रही होगी, लैटिस कम रही होगी। इस कारण से कंपाउंड टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार, एक मिनट, उल्टा उल्टा बोल दी क्या, टॉप टू इस लैटिस आपकी कैसी हो गई, ज्यादा डिक्रीज हो गई, लैटिस आपकी ज्यादा डिक्रीज हुई, हाइड्रेशन आपकी कम डिक्रीज हुई, यानी हाइड्रेशन ज्यादा होगा, लैटिस कम होगा, तो कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा ना, उल्टा उल्टा उल्टा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी घट रही है। एक सेकंड फिर से बोल देता हूं, उल्टा उल्टा उल्टा, कि टॉप टू बॉटम आने पर यहां सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, सॉल्युबिलिटी घट रही है, इसका मतलब ये कम सॉल्युबल है, यानी यहां पर जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर लैटिस एनर्जी में डिक्रीमेंट कम हुआ है,
लेस डिक्रीमेंट और हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट ज्यादा हो गया है। इस कारण से इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी ज्यादा। तो मे बी ऐसा भी वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको देख लीजिए। सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन और क्ले से मिलकर बना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ये तीन चीजें मौजूद होती हैं: डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इनके परसेंटेज ध्यान रखिएगा। एवरेज जो पोर्टलैंड सीमेंट में चीजें मौजूद रहती हैं वो ये, और ह्यूमन बॉडी में जो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का अमाउंट है वो इतना इतना परसेंट में रहता है। लो, खुश टिप्स।